हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे कारो 2020, जिसके अंदर हम देखेंगे मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो कि हमारे कवर होते हैं पैरा 3 के अंदर, जिसमें हमारे 21 क्लॉजेस होते हैं। इससे पहले हमारा कारो 2016 हुआ करता था, जिसके अंदर हमारे 16 क्लॉजेस हुआ करते थे। कारो 2020 में हम 21 क्लॉजेस देखेंगे। मैंने यहाँ कोशिश करी है एक स्टोरी बनाने की। अभी शायद आपको ये स्टोरी समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक एक क्लॉजेस समझेंगे तो आपको ये स्टोरी इजिली समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी जस्ट मैं इसको रीड कर दे रही हूँ। प्लेट नाम का एक लड़का होता है जो एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर अपनी प्रीवियस अनडिस्क्लोज इनकम से अपनी दी की जॉब लगवाता है। दी का मतलब यहाँ बहन है। ठीक है, वो दी क्या करती है, आगे चलकर फ्रॉड करती है। कहाँ? निधि कंपनी में। कैसे? रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन एंटर करके। और जो पैसा आता है INR, ठीक है, उस पैसे को लेकर सीपी चली गई गोइंग। ठीक है, फिर इसमें क्या है, अनस्पेंड CSR, जो हमारा कंपनी का अनस्पेंड CSR था ना, उसने वहां पूरा का पूरा सीपी में खर्च कर दिया। कुल मिला के इन मैडम ने पूरा कारो क्वालिफाई कर दिया। अब हम धीरे धीरे करके एक एक क्लॉजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट। पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये जो ब्लैक में है ये हमारे क्लॉजेस हैं, और जो ब्लू में है इसके अंदर के पॉइंट्स हैं, एक्सप्लेनेशन है। अल्टीमेटली आपको एग्जाम में ये पॉइंट्स लिख कर आने हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ एक बार। कारो 2016 में यहाँ क्या हुआ करता था, फिक्स्ड एसेट हुआ करता था। कारो 2020 में जस्ट इन्होंने बाइफरगेट कर दिया है। पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट, क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे गए हैं रिगार्डिंग द पीपी एंड द इंटेंजिबल एसेट? क्या फिजिकल वेरिफिकेशन करा दिया गया है? क्या टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर है? जो इमोरल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स होती है वो क्या कंपनी के नाम पर है? ये ऑडिटर को ये सारी चीजें चेक करनी है। देखो ये क्या है, कुल मिला के ये कारो जो होती है ऑडिटर को रिपोर्ट देनी होती है, कंपनी ने ये चीजें की है या नहीं की है। ठीक है, टाइटल डीड्स क्या कंपनी के नाम पर है? क्या कंपनी का कोई रिवैल्यूएशन, कंपनी में रिवैल्यूएशन हुआ है? अगर रिवैल्यूएशन एग्रीगेट ऑफ पीपी एंड द इंटेंजिबल एसेट मिलाकर 10% या उससे ज्यादा है, तो आपको वो कंपनी ने क्या वो चेंजेस स्पेसिफाई करे हैं? ऑडिटर को ये चीज देखनी है। क्या कंपनी की कोई बेनामी प्रॉपर्टी है जिसके रिगार्डिंग प्रोसीडिंग इनिशिएट या फिर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है? क्या कंपनी की कोई ऐसी बेनामी प्रॉपर्टी है? वो ऑडिटर को बताना होगा। ये फर्स्ट क्लॉज कवर। सेकंड नंबर पे आ जाइए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है और उस फिजिकल वेरिफिकेशन से कोई डिस्क्रिपेंसीज निकली है? अगर डिस्क्रिपेंसीज 10% या उससे ज्यादा है तो क्या कंपनी ने वो प्रॉपर्ली डील कर ली? ऑडिटर को ये चीज चेक करनी है। क्या कंपनी ने कोई सैंक्शन करा है वर्किंग कैपिटल लोन? अगर किया है 5 करोड़, जिसका अमाउंट जो है 5 करोड़ से ज्यादा है, फ्रॉम द बैंक और PFI से लिया, क्या कंपनी उसके रिगार्डिंग क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल कर रही है? ये ऑडिटर को चेक करना है। नाउ कम ऑन द थर्ड क्लॉज, लोन एंड इन्वेस्टमेंट। क्या लोन टू ग्रुप कंपनीज? ग्रुप कंपनीज का मतलब है सब्सिडी, एसोसिएट एंड द जॉइंट वेंचर। क्या कंपनी ने लोन दिया है इन ग्रुप कंपनीज को? तो अमाउंट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताना होगा। क्या लोन टू अदर देन ग्रुप कंपनीज को दिया है? ठीक है, तो वहां पे भी अमाउंट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन, किस बेस पे लोन दिया गया है वो बताना होगा। लोन रीपेमेंट शेड्यूल, अगर लोन दिया तो उसका रीपेमेंट भी करना है ना, रीपेमेंट शेड्यूल स्टिपुलेटेड है। ठीक है, कैसे कैसे पेमेंट करेगा, ठीक है, ये देखना है ऑडिटर को। क्या कंपनी का ये सब है? ठीक है, ओवर ड्यू अगर 90 डेज से ज्यादा है तो सिंपल वो NPA बन जाता है। क्या कंपनी ने कोई रीजनेबल स्टेप्स लिए उसको रिकवर करने के लिए? अगर कोई लोन रिन्यू कराया, एक्सटेंड कराया या फिर कोई फ्रेश लोन्स दिए हैं, ठीक है, तो उस केस में परसेंटेज और रुपीज ऑफ द ड्यूज बताना है कि कितना आपने रिन्यू कराया, कितना आपने एक्सटेंड कराया, कितना फ्रेश लोन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिमांड लोन, यानी कि लोन जिसकी कोई डेट स्पेसिफाई नहीं होती, रिपेबल ऑन डिमांड होता है। ठीक है, कंपनी ने क्या कोई डिमांड लोन प्रमोटर या रिलेटिव पार्टीज को दिया है? अगर दिया है तो परसेंटेज और रुपीज ऑफ द अमाउंट ऑफ द लोन बताना होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्लॉज आ जाइए इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, सिंपल आप दो सेक्शन याद रखना है, 185 और 186 कंपनीज एक्ट के हैं। क्या ये कंप्लाई करे हैं? अगर नहीं करे हैं तो अनफेवरेबल रिपोर्टिंग देनी होगी ऑडिटर को। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज है डिपोजिट एक्सेप्ट। ठीक है, अगर कोई कंपनी ने डिपोजिट एक्सेप्ट करे तो क्या डायरेक्टिव RBI के जो डायरेक्टिव इशू है, ठीक है, उसके हिसाब से कंप्लाई कर रहे हैं? क्या कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस कंप्लाई कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा 164(2) के हिसाब से। 164(2) क्या है, आप लॉ में पढ़ेंगे डायरेक्टर चैप्टर के अंदर, वेरी फेमस सेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, कंपनी अगर इन सब चीजों में गलती करती है, ठीक है, डिपोजिट एक्सेप्ट करने में, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो डायरेक्टर जो डिस्क्वालीफाई होता है 164(2) में, ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी होती है 143(3) में। ठीक है, आपको एग्जाम में ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं, 164(2) एंड 143(3). ठीक है, नेक्स्ट क्लोज आ जाइए मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड अगर मेंटेन, कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड 148 के हिसाब से मेंटेन करने होते हैं। अगर कंपनी ने नहीं करे तो उसको फिर से 143(3) में रिपोर्टिंग जाएगी, फेलियर टू कीप्स बुक्स ऑफ अकाउंट की। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज आ जाइए डिस्प्यूट। डिस्प्यूट में क्या है, नॉट डिपोजिटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। ठीक है, अगर कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज आपने डिपोजिट नहीं करे, क्यों नहीं करे?
ड्यू टू डिस्प्यूट चल रहा है, तो आपको अमाउंट बताना पड़ेगा कितना अमाउंट ऐसा था, और फॉरम बताना पड़ेगा आपका डिस्प्यूट चल रहा है तो कहाँ चल रहा है, कहाँ डिस्प्यूट पेंडिंग है, फॉरम बताना होगा। मेयर रिप्रेजेंटेशन इज नॉट डिस्प्यूट, छोटी मोटी लड़ाई को आप डिस्प्यूट नहीं कहेंगे। अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है, अगर जिसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट नहीं था फिर भी आपने डिपॉजिट नहीं किया, वो जो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है, तो वहां बताना है कि कंपनी रेगुलर डिपॉजिट कर रही है, ठीक है, ऑर्डर को ये चीज रिपोर्ट करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज आ जाइए, प्रीवियसली अनडिस्क्लोज इनकम। हम टैक्स में क्या करते हैं, जो हमारी अनडिस्क्लोज इनकम होती है टैक्स में हम फ्लैट रेट से टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको कंपनी ऑर्डर को क्या बताना है, क्या कंपनी ने वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लिया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, वो हमारी अनडिस्क्लोज थी, क्या कंपनी ने वो आप रिकॉर्ड कर लिया बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, ये क्लॉज के अंदर ये बताना होगा। अब नेक्स्ट है डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ द लोन्स ऑफ बोरिंग्स, ठीक है, क्या कंपनी ने जो लोन लिया उसको रिपेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट किया है, तो बताना है पीरियड, कितने टाइम से डिफॉल्ट किया, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, कितना अमाउंट डिफॉल्ट किया है, विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर्ड हो चुकी है क्या कंपनी, ये भी बताना होगा। लोन यूटिलाइज करा है फॉर द सेम पर्पस, ठीक है, तो भाई जो लोन उठाया है क्या उसी पर्पस के लिए यूज करा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन के लिए, शॉर्ट टर्म लोन जो लिया था कहीं उसने लॉन्ग टर्म के लिए यूज तो नहीं कर दिया, ऑर्डर को ये भी चीज देखनी होगी। लोन फॉर द ग्रुप कंपनी, अगर ग्रुप कंपनी के लिए लोन लिया है, सब्सिडी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर के लिए लोन लिया, तो नेचर और अमाउंट बताना पड़ेगा, भाई किस पर्पस के लिए लिया है आपने, ठीक है। लोन बाय प्लीजिंग ग्रुप कंपनीज इन्वेस्टमेंट, देखो इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ क्या है लोन फॉर ग्रुप कंपनी के लिए लोन लिया, यहाँ क्या है ग्रुप कंपनीज की इन्वेस्टमेंट को प्लीज करके अपने लिए लोन लिया, लोन बाय प्लीजिंग ग्रुप कंपनीज इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी यहाँ डिफॉल्ट करती है रीपेमेंट तो ही यहाँ रिपोर्टिंग करनी होगी इस केस में, ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए आईपीओ एफपीओ, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर। यहाँ क्या है, कंपनी जो है अपने आईपीओ रेस करके मार्केट से पैसा उठाती है, ठीक है, फिर वहां पे वो कंपनी ये भी बताती है कि इस पैसे को कैसे यूज करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, आईपीओ और एफपीओ में अगर क्या कंपनी ने जो बताया है उससे अलग तरीके से यूज किया, अप्लाई फॉर द सेम पर्पस, उसी पर्पस के लिए यूज किया है ना जो उसने कंपनी ने बताया, अगर नहीं किया है तो डिले और डिफॉल्ट, कितने टाइम से डिले किया एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट कितना डिफॉल्ट किया है, ठीक है। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट, पहले क्या होता था इसका सेपरेट क्लॉज हुआ करता था 2016 में, अब इसको कंबाइन कर दिया गया है, एक ही क्लॉज में डाल दिया है क्लॉज 10 में। प्राइवेट प्लेसमेंट में भी क्या होता है, कंपनी पैसा उठाती है, तो अगर इसने उसी पर्पस के लिए यूज किया है, अगर नहीं किया तो डिले और डिफॉल्ट बताना पड़ेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखना पड़ेगा, क्या कंपनी ने कंप्लाई करा है 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये कंप्लाई करा है, ठीक है, ये और आ जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज आ जाएगी क्लॉज 11 फ्रॉड। फ्रॉड में क्या है, बाय कंपनी और ऑन कंपनी बाय इट्स ऑफिसर। देखो कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है या फिर कंपनी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है बाय इट्स ऑफिसर, यहाँ आपको ये तीन चीजें लिखनी होंगी। ऐसे 240 का रेफरेंस आ जाएगा, 143(12) के अंदर रिपोर्टिंग आ जाएगी, एंड कारो का ये क्लॉज 11, ठीक है, ये तीन चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। रिपोर्ट बाय ऑडिटर फॉर्म ADT 4, क्या रिपोर्टिंग ऑडिटर ने ADT 4 में करी थी। ADT 4 में कब रिपोर्टिंग होती है, जब आपका फ्रॉड का अमाउंट इंडिविजुअल फ्रॉड 1 करोड़ या ज्यादा होता है तो वो ADT 4 में रिपोर्ट जाती है, ठीक है। तो ये क्या ADT 4 में रिपोर्ट गई है। क्या विसल ब्लोअर कंप्लेंट कंसिडर करिए कंपनी ने। विसल ब्लोअर कंप्लेंट क्या होती है, कोई भी बंदा कंपनी की गुड फेथ, कंपनी अगर कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ कुछ कंप्लेंट रेज करता है, तो ये बताना है विसल ब्लोअर कंप्लेंट कंपनी ने कंसिडर कर ली है, ठीक है, अगर नहीं कर रही है तो ऑर्डर को उस पर भी रिपोर्टिंग देना होगा। नेक्स्ट क्लॉज आ जाइए निधि कंपनी। निधि कंपनी में क्या है, ये सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। विद इन 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ रूल्स एंश्योर करना है आपको 1 साल के अंदर, क्या मिनिमम 200 मेंबर है निधि कंपनी को एंश्योर करना है, मिनिमम 200 मेंबर है इसके पास, मिनिमम 10 लाख नेट ऑन फंड है इसके पास, मिनिमम 10% अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स है इसके पास। अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट का मतलब होता है जो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, ठीक है, तो जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। क्या कंपनी के पास ये है। नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशियो 1:20 है ना, टू मीट आउट द लायबिलिटी, ठीक है, तो ये निधि कंपनी को 1 साल के अंदर एंश्योर करना है। नेक्स्ट क्लॉज आ जाए ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी। सिंपल, आपको 177 और 188 का रेफरेंस डालना है इसमें। क्या 177 किस लिए है, ठीक है, ऑडिट कमेटी की अप्रूवल के लिए है। जब कभी हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में एंटर करते हैं तो हमें 177 में ऑडिट कमेटी अप्रूवल लेनी होती है। क्या कंपनी ने वो ली है, यहाँ ये बताना है। 188 के में बोर्ड रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन पास किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई, रिलेटेड पार्टी में एंटर कर रहे हो तो आप अपने शेयरहोल्डर्स की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, मेंबर्स के, और रिजोल्यूशन पास करके लिया जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज है इंटरनल ऑडिट सिस्टम, ठीक है, कमेंट कर चुके हैं। इसमें क्या है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम में आपको कमेंट करना है कंपनी का इंटरनल ऑडिट सिस्टम कैसा है। नेक्स्ट इसमें ये भी बताना है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कंसिडर कर ली है ना, जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट थी, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको इसमें लिखना होगा। नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है, कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन करी है तो उसमें क्या है, आपको सबसे पहले क्या अपने शेयर होल्डर से परमिशन लेनी है, फिर से वही आ जाएगा और रिजोल्यूशन पास करके लेंगे। जब कभी हम कहीं पर भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन यूज करते हैं ना, आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट का रेफरेंस डालना पड़ता है। देखो क्योंकि कंपनी ने अगर कोई भी चीज कैश में नहीं करी है तो वैल्यू कैसे पता चलेगा कि सही है नहीं, तो वहां वैल्यूएशन रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया, कंपनी ने शेयर्स दिए डायरेक्टर को,
डायरेक्टर ने इसके बदले कार दिया, तो भाई यहाँ कैश में तो कुछ डील हो नहीं रहा है, तो यहाँ क्या है, वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिखने हैं आपको, ऑनलाइन सॉल्यूशन और वैल्यूएशन रिपोर्ट। नेक्स्ट आ जाइए, रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द 45 IA ऑफ द RBI एक्ट। ठीक है, अगर ये रिक्वायर्ड है कि क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है इस तरीके से कि उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, अगर कराने की जरूरत है तो क्या रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, ऑर्डर को ये चेक करना है। एंड ये अभी तक पहले क्या था, हमारे पास यहीं तक हुआ करता था, अब इसमें कुछ पॉइंट्स ये ऐड कर दिए गए। NBFC और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज जो है, अगर ये कर रहे हैं विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये रिपोर्ट करनी होगी। ठीक है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, देखो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्या होती है, कंपनी अपना 90% ऑफ पैसा इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, तो वो हमारी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है। तो क्या वो क्राइटेरिया आज भी फुलफिल कर रही है इन्वेस्ट करने का। ठीक है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का ये बताना है। अगर एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी ऐसा ग्रुप, ठीक है, ग्रुप एज ए पार्ट ऑफ ग्रुप में एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो वहां बताना पड़ेगा नंबर ऑफ CIC कितनी है टोटल। ठीक है, ये वाला हमारा रिक्वायर्ड टू रजिस्टर में। ठीक है, सिंपल है, रजिस्टर इफ सो रिक्वायर्ड, अगर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, क्या रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लिया, क्या ये जो एक्टिविटीज है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बिना तो नहीं कर रही ना। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्राइटेरिया आज भी फुलफिल कर रही है ना, एक से ज्यादा है तो नंबर ऑफ CIC बताना है। ठीक है, अब आगे के जितने भी हैं कारो 2020 में ये ऐड करे गए हैं। पहला हमारा इसमें जो क्लॉज है कैश लॉसेस। कैश लॉसेस का मतलब क्या होता है, जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें अगर हमारा कैश नेगेटिव शो करता है तो वो हमारा कैश लॉसेस होता है। तो यहाँ बताना है कैश लॉसेस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कितना कैश लॉस है वो बताना होगा। फिर है रेजिग्नेशन बाय द प्रीवियस ऑडिटर। मैं पहले आपको बता दूं, यह रेजिग्नेशन है, रिमूवल नहीं है। ठीक है, अगर ऑडिटर ने यहाँ से रिजाइन करा है तो सिंपल सी बात है, कोई वजह हुई होगी, तो वहाँ इश्यूज और कंसर्न जानने हैं कि क्या वजह थी जो उसने रिजाइन करा है। नेक्स्ट है हमारा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न में क्या, चेक ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस फाइनेंस में हम इसमें क्या है कि हम काफी सारे रेशियोज के थ्रू देखते हैं कि कंपनी किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है, आगे नहीं है। ठीक है, तो चेक ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एनालिसिस एंड अदर इन्फॉर्मेशन, क्या कंपनी मीट आउट कर लेगी अपनी लायबिलिटी इन द अपकमिंग 1 ईयर। क्या आने वाले 1 साल में कंपनी अपनी लायबिलिटीज को मीट कर सकती है, तो कंपनी एग्जिस्ट कर सकती है आने वाले में, तो ये हमारा गोइंग कंसर्न के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज आ जाएगा अनस्पेंड CSR अमाउंट। देखो पहले क्या है, हम CSR अमाउंट में कोई ऐसा नहीं था कि अगर हमने ये तो आपको पता है CSR में हमें 2% खर्च करना होता था। ठीक है, पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि अगर हमने कम करा है तो उसमें पेनल्टी लग जाए। अब हमारे क्या है, हमें अगर हम कम स्पेंड करते हैं तो हमारी पेनल्टी लग जाती है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 2% आपको इन्वेस्ट करना होता है, अगर आपने वहां 1% इन्वेस्ट करा है तो रिमेनिंग 1% जो है, ठीक है, रिमेनिंग जो अनस्पेंड है, ठीक है, अनस्पेंड CSR अमाउंट को क्या है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है या फिर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, आपको ये देखना है। अगर ऑनगोइंग से रिलेटेड है तो उसे ट्रांसफर कर देंगे टू द स्पेशल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं अनस्पेंड CSR अकाउंट, उसमें हमने ट्रांसफर कर दिया जी, अब हम धीरे धीरे करके वहां से खर्च कर लेंगे। ठीक है, अगर ये अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो वहां आपको कहां ट्रांसफर करना होगा, टू द फंड स्पेसिफाइड इनटू शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में कुछ फंड स्पेसिफाइड है, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया PM नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है, आपको ये पैसा यहाँ ट्रांसफर कर देना विद इन 6 मंथ्स ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आज साल खत्म होता है, यहाँ से 6 महीने के अंदर आपको ये पैसा यहाँ शेड्यूल 7 के फंड्स में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था अनस्पेंड CSR अमाउंट। मेरे हिसाब से अनस्पेंड CSR अमाउंट थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो इसे आप एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब ये हम लास्ट क्लॉज देख लेते हैं, क्वालिफाइड और एडवर्स कारो इन द सब्सिडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने यहाँ बता देती हूँ, मैं कारो बोल रही हूँ, ऑडिटर रिपोर्ट नहीं बोल रही हूँ। अगर क्वालिफाइड या एडवर्स कारो हुआ है इन द सब्सिडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और वो सब्सिडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने इंक्लूड करे इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो डिटेल्स देनी होगी उस कंपनी के रिगार्डिंग। ठीक है, अब मैं इस स्टोरी को आपको एक बार बता देती हूँ कि कैसे किस चीज से क्या क्या चीजें बन रही थी, तो जिससे आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, P फॉर यहाँ पे हमने PP एंड इंटेंजिबल एसेट देखे थे कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर होनी चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन करें यानी बेनामी प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन, ये वाले पॉइंट्स हमें इसके अंदर लिखने हैं। आई का मतलब इन्वेंट्री था, फिजिकल वेरिफिकेशन और वर्किंग कैपिटल लोन सेक्शन वाला, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ डालना है। लोन एंड इन्वेस्टमेंट के केस में आपको देखना है क्या ग्रुप कंपनीज को कोई लोन दिए गए हैं। ठीक है, और रिपेमेंट शेड्यूल जो है स्टेपुलेटेड करें या नहीं करे। ठीक है, लोन के रिगार्डिंग फिर इसमें ये भी देखना पड़ेगा आपको रिन्यू और एक्सटेंड वाला। ठीक है, रिन्यू कितना लोन रिन्यू करा है, कितना एक्सटेंड करा है, कितना फ्रेश लोन है। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी का पॉइंट आ जाएगा, इसके अंदर आपको सिंपल 185 और 186 लिखना है। ठीक है, सेक्शन का रेफरेंस देना है। ठीक है, फिर हमारा डी फॉर डिपोजिट था, अगर कोई डिपोजिट एक्सेप्ट करें तो ये याद रखना प्रोविजंस वगैरह कंप्लाई करें या नहीं करें, अगर नहीं करें तो 164(2) का डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा। सिंपल आपको 5 क्लॉजेस आपकी मुट्ठी में आ चुके हैं। प्लेड नाम का एक लड़का MD से बात करके, एम का मतलब मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड था। ठीक है, 148 का रेफरेंस डालना है यहाँ पे। ड्यू का मतलब डिस्प्यूट। डिस्प्यूट के केस में आपको 2 चीज मैंने आपको बताई थी, अगर कोई स्टैट्यूटरी ड्यू टू डिस्प्यूट आपने डिपॉजिट नहीं करे, और अगर नहीं करे तो अमाउंट ऑफ फॉरम बताना है। अगर अनडिस्प्यूटेड थे तो क्या वो आप रेगुलरली डिपॉजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपनी प्रीवियस अनडिस्क्लोज इनकम से। ठीक है, प्रीवियसली अनडिस्क्लोज इनकम में क्या था, क्या जो उस पर टैक्स तो जा चुका था सिंपल, अब वो अपनी इनकम बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने डाल दी है
है, ये रेफरेंस या ये चीज आपको इसमें लिखनी है। से अपनी डी की जॉब लगवाता है, डी का मतलब डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ द लोन। अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट कर रही है लोन को रीपे करने में, ठीक है, तो वहां देखना है क्या वो विलफुल डिफॉल्ट डिक्लेयर हो चुकी है, क्या उसने शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा उठाया था लॉन्ग टर्म में तो कहीं यूज नहीं कर लिया, ये चीज भी आपको लिखनी पड़ेगी। लोन फॉर द ग्रुप कंपनी के लिए कोई लोन लिया था, वो भी ये रेफरेंस डाल देना, लोन ग्रुप कंपनीज के लिए लिया था या फिर अपने लिए लिया था बाय प्लीजिंग ग्रुप कंपनीज की इन्वेस्टमेंट, और उसमें भी इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको इस पर डाल देना। आई का मतलब आईपीओ और एफपीओ सिंपल उसी पर्पज के लिए यूज कराया नहीं करा पैसा, ये लिखना है इसके अंदर, ठीक है। फिर हमारा क्या, फ्रॉड करा है निधि कंपनी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंटर करके। फ्रॉड के केस में आपको वो याद रखना है कंपनी के साथ हुआ है या फिर कंपनी ने किया है फ्रॉड, ADT4 और विसल ब्लोअर, ये वाला पॉइंट लिख देना इसमें। निधि कंपनी के केस में वही सिंपल था, विद इन 1 ईयर के अंदर कुछ 4 कंडीशन थी, वो आपको इसमें लिखनी है कि वो इंश्योर करना है, फुलफिल करे। फिर क्या, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सिंपल 177 188 का रेफरेंस डालना है इसमें, ठीक है। फिर हमारा INR, जो पैसा आया INR लेकर सीपी चली गई गोइंग, ठीक है। आई का मतलब था इंटरनल ऑडिट सिस्टम, ठीक है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम पे एक तो कमेंट करना था, फिर ये बताना था इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कंसीडर कर लिया ना, ये वाली चीज आ जाएगी। एन का मतलब क्या था, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, सिंपल नॉन कैश वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगी और मेंबर की परमिशन लेनी पड़ेगी, OR वैल्यूएशन रिपोर्ट प्लस में OR, 2 चीज लिख देना। फिर क्या है, आर का मतलब रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, अगर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है तो ले लिया है ना, ऑब्टेन कर लिया है ना। फिर NBFC और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले पॉइंट्स लिख देना इसके अंदर, ठीक है। सी का मतलब था कैश लॉसेस, ठीक है, कैश लॉसेस करंट ईयर और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कोई कैश लॉसेस आ रहे हैं वो लिखने हैं। और प्रीवियस, फिर पी का मतलब प्रीवियस ऑडिटर रिजाइन, अगर प्रीवियस ऑडिटर ने रिजाइन करा है तो हमें देखना है भाई क्या दिक्कत है, इश्यूज और कंसर्न, ठीक है। जी गोइंग का मतलब क्या आने गोइंग में हमने ये देखा था आने वाले 1 साल में क्या कंपनी अपनी लायबिलिटीज को मीट आउट कर लेगी, ठीक है, तो वो इसमें लिखना है। अनस्पेंड CSR, वो 2 चीजें याद रखनी है, ऑनगोइंग से रिलेटेड है, अदर देन ऑनगोइंग से रिलेटेड है तो ट्रांसफर कर देंगे टू द स्पेशल अकाउंट जो हमने अनस्पेंड CSR अकाउंट देखा था। अदर देन ऑनगोइंग है तो सिंपल हमने 6 महीने के अंदर हमें क्या स्पेसिफाइड फंड में डालना है जो शेड्यूल 7 का था, ठीक है, वो 2 पॉइंट्स लिख देना। फिर क्या, पूरा का पूरा क्वालिफाई पूरा का पूरा कारो क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। इसके अंदर ये बता देना था अगर कोई कारो हमारा एडवर्स या क्वालिफाई है इन द सब्सिडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो हमने कंसिडर करा है, और वो सब्सिडी के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम कंसोलिडेटेड में ले रहे हैं तो हमें कंपनी की सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देखो ये एक स्टोरी थी, प्लेन नाम का लड़का MD से बात करके अपनी प्रीवियस अनडिस्क्लोज इनकम से अपनी दी की जॉब लगवाता है। दी क्या करती है, फ्रॉड करती है, निधि कंपनीज में करती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंटर करके करती है, INR जो आता है उसे CP लेकर चली जाती है। फिर जो हमारा अनस्पेंड CSR था कंपनी का पूरा खर्च कर देते हैं, इस तरीके से हमारा पूरा कारो क्वालिफाई हो जाता है। मैंने इसमें कोशिश करी है आपको कि 21 क्लॉजेस को थोड़ा समराइज तरीके से इस स्टोरी के थ्रू आपको लर्न करा सकूं, ठीक है, समझा सकूं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये पॉइंट्स एग्जाम में लिखने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।